गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक विचारों के बारे में पढ़ेंगे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने राज्य से संबंधित सैद्धांतिक पक्षों का विस्तृत विवेचन तो नहीं किया, लेकिन स्वतंत्रता, स्वराज्य, राज्य के प्रयोजन, राज्य, व्यक्ति व समाज के संबंधों आदि पर तिलक ने जो विचार व्यक्त किए हैं, उनके माध्यम से हम तिलक के राजनीतिक विचारों का अनुमान लगा सकते हैं। राजनीतिक विचारों में व्यक्ति की स्वतंत्रता की आध्यात्मिक धारणा की वकालत करते हुए तिलक ये कहते हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व पर बाध्यकारी नियंत्रण नहीं लगाए जाने चाहिए। स्वतंत्रता की उनकी धारणा उनकी आध्यात्मिकता की आस्था से ही निर्धारित थी। भारतीय अद्वैतवाद में गहरी आस्था होने के कारण तिलक सभी मनुष्यों को निरपवाद परमात्मा का अंश स्वीकार करते थे। इस प्रकार उनके लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता का निषेध ईश्वर की सत्ता के निषेध के समान ही आपत्तिजनक और अपवित्र था। तिलक के लिए स्वतंत्रता व्यक्ति की बाहरी नियंत्रणों से मुक्ति का नकारात्मक परिणाम नहीं, बल्कि व्यक्ति की ऐसी सामर्थ्य थी जिसके द्वारा वह अपने ईश्वरीय अंश को व्यक्तिगत व सामाजिक जीवन में प्रतिबिंबित कर सके। इस प्रकार राजनीतिक स्वतंत्रता तिलक के लिए स्वयं में साध्य नहीं थी, बल्कि वह व्यक्ति की आध्यात्मिक स्वतंत्रता की पूर्व शर्त थी तथा अनिवार्य रूप से उसकी पूरक थी। तिलक पश्चिमी व्यक्तिवादियों की भांति स्वतंत्रता को स्वच्छंदता नहीं मानते थे, बल्कि उनके अनुसार स्वतंत्रता मनुष्य के व्यक्तिगत विकास और उसके द्वारा अपने परम श्रेय ईश्वर से एकाकार हो जाने की प्राप्ति के लिए अनिवार्य नैतिक आवश्यकता है। तिलक की स्वतंत्रता की धारणा, स्वतंत्रता के प्रयोजन व महत्व के विषय में उनके जो विचार थे वो जॉन स्टुअर्ट मिल से समानता लगभग रखते थे। मिल की भांति वे स्वतंत्रता को व्यक्ति की ऐसी सामर्थ्य के रूप में स्वीकार करते थे जिसके द्वारा वह अपने व्यक्तित्व का सर्वोत्तम नैतिक विकास कर सके। व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति तिलक का नैतिक आग्रह राष्ट्रों की स्वतंत्रता के प्रति उनके दृष्टिकोण में भी दिखता है। राष्ट्रों की स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के अधिकार के प्रति तिलक का आग्रह भारतीय दर्शन और पश्चिमी उदारवादी आग्रहों के विलक्षण समन्वय का उदाहरण था। इसीलिए उन्होंने जॉन स्टुअर्ट मिल ने जो स्वतंत्रता की परिभाषा दी, उसका उन्होंने समर्थन किया। 1919 में विल्सन द्वारा घोषित राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत का भी उन्होंने समर्थन किया और उन्होंने इसी सिद्धांत को भारत में क्रियान्वित किए जाने का आग्रह भी किया। तो जो तिलक हैं वो व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं और उसके साथ उसकी आध्यात्मिक धारणा को मानते हैं। व्यक्ति को वो फ्री नहीं मानते, वो ये कहते हैं कि ईश्वर का उस पर नियंत्रण रहता है। राज्य के प्रयोजनों के संबंध में उपयोगितावादी तर्कों का विरोध। उपयोगितावादी जो है वो उपयोगितावादी ये कहता है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख उपयोगितावाद होता है, लेकिन तिलक ने इसे मान्य नहीं माना। उन्होंने कहा कि राज्य की गतिविधियों के संबंध में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय उचित नहीं है। तिलक की आस्था व्यक्ति के अस्तित्व के नैतिक प्रयोजनों में थी, अतः राज्य द्वारा बहुसंख्यक व्यक्तियों के अधिकाधिक भौतिक उत्थान की अपेक्षा वे व्यक्तियों के नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान की प्राप्ति को ज़्यादा महत्व देते हैं। वे बैंथम के अपेक्षा मिल के विचार के निकट थे कि राज्य को अधिक व्यक्तियों के हीनतर सुखों की पूर्ति करने की अपेक्षा व्यक्तियों के श्रेष्ठकर अथवा नैतिक और आध्यात्मिक कल्याण को सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए तथा ऐसे कल्याण से लाभान्वित होने वाली व्यक्ति की संख्या को निर्णायक आधार नहीं माना जाना चाहिए। तिलक ने राज्य की गतिविधियों के औचित्य को सिद्ध करने के लिए उन गतिविधियों से लाभान्वित होने वाले जन समुदाय की संख्या के गणितीय तर्क को अस्वीकार किया और कल्याण के इसके अलावा वे राज्य के प्रयोजन के विषय में उसके नैतिक और आदर्शवादी दृष्टिकोण के समर्थक हैं। तिलक ने अपने ग्रंथ गीता रहस्य में कहा कि किसी बात के औचित्य के स्पष्टीकरण के लिए संख्या को आधार मानने का उन्होंने निषेध किया और इस प्रकार वे कहते हैं कि संख्यात्मक मापदंड अपर्याप्त भी होते हैं और भ्रामक भी होते हैं। इसके लिए उन्होंने समझाया कि संख्या में महाभारत का जब युद्ध हुआ था तो संख्या में कौरव पांडवों से बहुत ज़्यादा थे और उनका जो संख्या बल था कौरवों का वो पांडवों से बहुत ज़्यादा था, लेकिन नैतिक प्रयोजन जो थे वो नैतिक प्रयोजन पांडवों के ज़्यादा उचित थे।
तो इसीलिए किसी भी अवसर पर नैतिक प्रश्नों के आधार पर निर्णय करना उचित नहीं माना जा सकता। इसके अलावा किसी बात के औचित्य के निर्धारण का यह आधार नहीं हो सकता कि लोगों का बहुमत उसे जनहितकारी मानता है। निर्मल विवेक से शून्य अधिकांश लोगों की अपेक्षा जागृत विवेक से युक्त एक व्यक्ति की बात भी हितकारी हो सकती है। तिलक का कहना ये था कि मान लीजिए 100 लोग हैं और वो 100 लोग किसी एक बात पर अड़े हुए हैं, लेकिन वो जनहित के लिए काम नहीं है, और उसके अपोजिशन में, उसके अगेंस्ट में अगर एक व्यक्ति भी खड़ा होता है तो उस व्यक्ति के जो विचार हैं वो उस व्यक्ति के विचार उन 100 लोगों के विचारों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तिलक कहते हैं कि अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का उपयोगितावादी सिद्धांत यांत्रिक है और वह मनुष्य की प्रेरक शक्तियों पर विचार नहीं करता। वे कहते हैं कि मनुष्य यंत्र की तरह आचरण नहीं करता है, बल्कि मनुष्य जो है वो मनुष्य के लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं, मनुष्य के जीवन में बहुत सारे आवेग संवेग होते हैं। मनुष्य एक जीवित प्राणी होता है, तो एक जीवित प्राणी का अध्ययन करने के लिए और जड़ वस्तुओं का अध्ययन करने के लिए अलग अलग तरह की टेक्निक्स का यूज किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त उपयोगितावादी सिद्धांत पर आक्षेप करते हुए तिलक ये कहते हैं कि इसके कारण स्वार्थवाद को प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि यह व्यक्ति के द्वारा व्यवहारिक सुविधा के लिए दूसरों के हितों के साथ तालमेल बिठाने को उचित मानता है, लेकिन इसमें आत्महित की तुलना में परहित के प्रति समर्पण को उचित नहीं ठहराया जा सकता। तो इसके अनुसार तिलक ये कहते हैं कि व्यक्ति अपने कुछ सुखों को सुरक्षित करने के लिए यदि दूसरे लोगों के साथ उन सुखों का वितरण कर ले तो यह सबके कल्याण के प्रति उसकी नैतिक संवेदना का नहीं, अपितु अपने सुख की सुनिश्चितता के प्रति कार्य साधक व्यवहारिता का उदाहरण होगा। इस प्रकार तिलक अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के भौतिकवादी सूत्र का नैतिक प्रतिकार केवल यह हो सकता है कि भौतिक वस्तुओं की उपलब्धि या भौतिक सुखों की प्राप्ति को कल्याण की परिभाषा में से निकाल दिया जाए तथा ऐसे सुखों की कल्पना की जाए जो व्यक्ति को शुद्ध विवेक या शुद्ध मन की अवस्थाओं से प्राप्त हो। इस प्रकार तिलक का ये विश्वास था कि यदि मनुष्य ऐसे सुख के प्रति समर्पित हो जाए तो सबके हितों और एक व्यक्ति के हितों में कोई टकराव रहेगा ही नहीं। तिलक इस बात को दृढ़ता से व्यक्त करते हुए कहते हैं कि भौतिक सुखों की एक निम्नतर अवस्था है और समुदाय के एक बड़े हिस्से के लिए भौतिक सुख सुनिश्चित करने की अपेक्षा जनता के नैतिक कल्याण के प्रति समर्पण ज़्यादा उपयोगी होगा। इस प्रकार राज्य के प्रयोजन और मनुष्य के कल्याण के प्रति तिलक नैतिक और आध्यात्मिक आग्रह का वकालत करते हैं। स्वराज्य की तिलक की धारणा मौलिक और सकारात्मक थी। ये उन्होंने वो शुरू से ये चाहते थे कि जो भारतीय हैं उनको अपना स्वराज्य प्राप्त हो। वे विदेशी आधिपत्य से मुक्ति को स्वराज्य का पहला सोपान स्वीकार करते थे, लेकिन तिलक के मत में विदेशी शासन स्वराज्य के अनुभूति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा थी। उनके लिए व्यक्ति के स्वराज्य के अर्थ था व्यक्ति को स्वधर्म के पालन की स्वतंत्रता। वहीं एक राजनीतिक प्रणाली के रूप में स्वराज्य का अर्थ था धर्म राज्य की स्थापना और धर्म की व्यापक परिधि में वे शासन के मूल प्रयोजनों, शासन की मर्यादाओं और जनता के सर्वांगीण विकास के प्रति उसके समर्पण के भाव को अनिवार्य रूप से सम्मिलित करते थे। इस प्रकार तिलक के लिए धर्म राज्य एक ऐसी धारणा थी जिसमें शासक और शासित दोनों सम्मिलित हों, जिसमें शासक और शासित दोनों सम्मिलित हों और दोनों संकीर्ण हितों से ऊपर उठकर व्यापक नैतिक उद्देश्यों के प्रति समर्पित हो। इस प्रकार तिलक ऐसा शासन अनिवार्य रूप से जनता के स्वाभिमान की रक्षा और उसके व्यापक हितों की पूर्ति के लिए समर्पित करने की बात करते हैं। स्वराज्य से तिलक का आशय एक ऐसी शासन प्रणाली से था जो पूरी तरह जनता के हितों के प्रति समर्पित हो, जिसमें राजकीय शक्ति जनता के स्वाभिमान के अपहरण का माध्यम न बने, अपितु उसका उपयोग इस रीति से किया जाए कि जनता समझ सके कि वह शासित नहीं है, अपितु शासन उसकी सहमति और अनुमति से चलाया जा रहा है। तिलक के स्वराज्य की धारणा में सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक समस्त प्रश्नों के निर्धारण में जनता की सक्रिय व सार्थक भागीदारी आवश्यक थी। तिलक का स्पष्ट दृष्टिकोण था कि ऐसा शासन जो शासन की निरंकुश शक्तियों पर नियंत्रणों की व्यवस्था न रखता हो, जनहित के प्रति संवेदनहीन हो तथा केवल शासक के स्वार्थों की पूर्ति के लिए चलाया जा रहा हो,
स्वराज्य की धारणा के अनुकूल नहीं माना जा सकता। तिलक का स्वराज्य किसी विदेश या स्वदेशी शासक के हाथों में शक्तियों के अमर्यादित केंद्रीकरण को नहीं, अपितु शासन के पूर्णतः जनहित के प्रति समर्पण और शासन के कार्यों पर जनता के निर्णायक नियंत्रण के भाव को समाहित करता था। उनके स्वराज्य का मर्म राज्य की शक्ति पर जागृत लोकशक्ति के प्रभावी नियंत्रण में निहित था। इस प्रकार तिलक की स्वराज्य की धारणा में तिलक कहते हैं कि स्वराज्य ऐसा शासन है जिसमें भारतीयों के समस्त विषयों के निर्धारण का अधिकार भारतीयों को प्राप्त हो। प्रशासन, न्याय, वित्त व विधि निर्माण समस्त कार्यों पर भारतीयों का वास्तविक नियंत्रण ही तिलक के स्वशासन की धारणा का आधार था। इसके अलावा राष्ट्र की प्रगति और समाज के निर्माण का जो लक्ष्य था वो भी स्वराज्य पर ही निर्भर थे। उनका कहना था कि जब तक हम स्वराज्य प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक हमारे यहाँ औद्योगिक प्रगति नहीं की जा सकती, और जब तक औद्योगिक प्रगति नहीं होगी तब तक हमारा देश विकास के पथ पर अग्रसर नहीं हो पाएगा। इसीलिए तिलक ये कहते हैं कि स्वराज्य की प्राप्ति जो है वो उसका सीधा सीधा आशय यही है कि हमारे मामलों का प्रबंध हमारे हाथों में हो। वे तिलक की जो स्वराज्य की धारणा थी उसका अर्थ था सम्राट की औपचारिक सत्ता बनाए रखते हुए शासन की समस्त वास्तविक शक्तियों का भारतीयों को हस्तांतरण। मतलब ये चाहते थे कि हम अपना शासन खुद करें, हमारे लिए जो नियम नीतियाँ बने वो भारतीय खुद बनाएं और उसमें किसी दूसरी या बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप नहीं हो। उन्होंने कहा, तिलक के खुद के वर्ड से ये ओन वर्ड्स, उन्होंने कहा कि मैं जिस स्वराज्य की मांग कर रहा हूँ वह केवल हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए अथवा किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं होगा, बल्कि वह समस्त भारतीय जनता के लिए होगा। भारतीय जनता की समस्याओं का हल करने के लिए एक ही औषधि है और वह है वास्तविक सत्ता। जब यह औषधि हमें प्राप्त हो जाएगी तब यदि हम में आपस में कोई मतभेद होंगे तो हम उन्हें स्वयं सुलझाने में समर्थ होंगे। हम अपने विवादों को स्वयं हल करने की शक्ति चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि मेरा ब्रिटिश सम्राट के प्रति कोई दुर्भाव नहीं है। उनका कहना था कि मैं यह भली भांति स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम भारत में ऐसा स्वराज्य चाहते हैं जैसे स्वराज्य की मांग आयरलैंड के स्वराज्यवादी कर रहे हैं, अर्थात प्रशासनिक व्यवस्था में गुणात्मक सुधारों की मांग, न कि सरकार को उखाड़ फेंकने की मांग। और मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि देश के विभिन्न हिस्सों में हिंसा की जो घटनाएं हुई है उन्होंने न केवल मुझे क्षुब्ध किया है अपितु उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण रीति से हमारी भावी राजनीतिक प्रगति को गंभीर क्षति पहुंचाई है। हिंसा की इन घटनाओं की व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों दृष्टियों से निंदा की जानी चाहिए। इस प्रकार तिलक ने अपने स्वराज्य के विचारों को एक्सप्लेन करते हुए यह बताया कि मैं जो स्वराज्य चाहता हूँ, मतलब उनके द्वारा जिस स्वराज्य की मांग की गई उसमें ब्रिटिश शासन को हटाने की बात नहीं की गई। ब्रिटिश सम्राट की छत्रछाया भले रहे लेकिन भारतीयों को अपने ऊपर शासन करने का अधिकार, अपने लिए नीतियों नियमों को बनाने का अधिकार, अपने आर्थिक विकास करने का अधिकार, अपने सामाजिक राजनीतिक विकास करने का अधिकार भारतीयों को मिलना चाहिए। इस प्रकार जो तिलक की जो स्वराज्य की धारणा थी उस स्वराज्य की धारणा के माध्यम से उन्होंने यह समझाने का प्रयत्न किया कि ये जो स्वराज्य हैं ये स्वराज्य हम जनता में नैतिक गुणों को डेवलप करने के लिए, जनता को एकत्र करने के लिए, जनता को जागरूक, संगठित और संघर्ष करने के लिए स्वराज्य का संदेश प्रेरित करके उन्होंने जनता को एकत्र करने का कार्य किया। वे ये जानते थे कि स्वराज्य की धारणा में कोई मौलिक परिवर्तन लाए बिना यदि उसमें व्यवहारिक सूत्र जोड़ लिए जाएं तो यह ज़्यादा सफल होंगे। तिलक के भाषणों पर तिलक के द्वारा जो भाषण दिए जाते थे, एक दो बार ऐसा हुआ कि तिलक ने जो भाषण दिए उनको राजद्रोह की श्रेणी में रखा गया, लेकिन तिलक ने ये कहा कि मैं राजद्रोह जैसा कोई कार्य नहीं कर रहा हूँ। वो केवल उनका कहना ये था कि हम ब्रिटिश सम्राट की औपचारिक सत्ता को स्वीकार भी कर रहे हैं और हम ब्रिटिश सम्राट के विरोध में भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता के द्वारा या भारतीय जनता का वो जिस प्रकार प्रतिनिधित्व कर रहे थे उस प्रतिनिधित्व का सीधा सीधा मतलब ये था कि भारतीयों का शासन भारतीयों को स्वयं चलाने दिया जाना चाहिए और उसके लिए भारतीयों को शिक्षित करने का प्रयास किया जाना चाहिए।
अब हम बात करते हैं साधनों के प्रति दृष्टिकोण की। जो जिस समय तिलक राजनीति में आए और सक्रिय हुए, उस समय जो कांग्रेस थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, उस कांग्रेस में उदारवादियों का प्रभुत्व था और उदारवादियों के प्रभुत्व की वजह से उनके जो साधन थे वो अनुनय विनय और ब्रिटिश सरकार के साथ में औपचारिक से संबंध उनके थे और ब्रिटिश सरकार से रिक्वेस्टिंग वाला जो ऑर्डर था वो ब्रिटिश सरकार से रिक्वेस्ट करके या ब्रिटिश सरकार से प्रार्थना करके, ब्रिटिश सरकार से अनुनय करके भारतीयों के लिए स्वशासन की मांग कर रहे थे। लेकिन उसकी जो चाल थी, उसकी चाल का मतलब ये है कि उदारवादी जो थे वो उनका जो तरीका था वो बहुत धीमी गति से आगे चल रहा था और बहुत धीमी गति कैसे आगे चल रहा था तो ये उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी कि अंग्रेज़ों के द्वारा कभी भी हमें अपना स्वराज्य दे दिया जाएगा। इसीलिए तिलक ने कहा कि जो अनुनय, आग्रह और प्रतिरोक्ति निरंतरता ये जो हैं उनके अलावा हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने साधनों को बदलना होगा। उन्होंने कहा कि प्रतिवेदनों से कुछ नहीं होगा, हमें अपनी शक्तियों को संगठित करना होगा ताकि जब हम शासकों के समक्ष अपनी मांगें लेकर उपस्थित हों तो वे उन्हें न मानने का साहस ना कर सके। इसीलिए उन्होंने कहा कि पूरे ब्रिटिश मतदाता उनका कहना ये था कि हमें अगर अपना स्वराज्य लेना है तो ये अनुनय विनय का दृष्टिकोण छोड़ना होगा और अनुनय विनय का दृष्टिकोण छोड़ करके और हमें अपने लिए संघर्ष करना होगा। और जब हम अपने लिए संघर्ष करेंगे तो अपने लिए संघर्ष करने के साथ साथ में ब्रिटिश शासन को फाइनली कुछ एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब ब्रिटिश सरकार को हमें अपना स्वराज्य देना ही होगा। उन्होंने उदारवादियों को सतर्क करते हुए कहा कि शासकों की सहानुभूति पर अधिक निर्भर मत रहो। श्री मार्ले ने कहा कि वे भारतीय जनता के साथ पूर्ण सहानुभूति रखते हैं लेकिन वे बंगाल के विभाजन को निरस्त नहीं कर सकते। देश के कानूनों से इस सहानुभूति के सही चरित्र का अच्छी तरह आभास हो जाता है। दंड संहिता में एक और कोड़े मारने की सज़ा का प्रावधान है और वहीं दूसरे और कानून में व्यवस्था की गई है कि यह सज़ा जिस व्यक्ति को दी जाए उसे इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया जाएगा। यदि आप सहानुभूति के शब्दों में आकर अपनी मांगों को भूल जाएं तो हमारे लक्ष्य की क्षति होगी और हमें मांगों के प्रति आग्रह को स्थायी प्रवृत्ति बनाना होगा। तिलक ये अच्छी तरह जानते थे कि जो उदारवादियों के साधन थे उनसे तिलक के बहुत मतभेद थे और उनके मतभेदों की वजह से उन्होंने साधनों के दृष्टिकोण के प्रति बोलते हुए कहा कि आज के उग्रवादी भविष्य के उदारवादी होंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आज के उदारवादी अतीत के उग्रवादी हैं। जब राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और दादा भाई नौरोजी ने भारत में अपने विचारों की प्रथम बार अभिव्यक्ति की थी तो उन्हीं विचारों को जिन्हें आज उदारवादियों ने अपना लिया है उग्रवादी विचार माना गया था। अतः काल के क्रम में यह स्पष्ट हो जाएगा कि उग्रवादी प्रगति का प्रतीक है। उनका कहना ये था कि जो आज उग्रवादी हैं वो एक टाइम के बाद में उदारवादी बन जाएंगे और उनके भी विचारों में परिवर्तन आ जाएगा। तिलक गोखले की तरह साधनों की नैतिकता के प्रश्न को साध्य की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण नहीं मानते थे, लेकिन वो फिर भी साधनों को बहुत महत्व देते थे और उनका आग्रह साधनों की नैतिकता की अपेक्षा उनकी प्रभावशीलता के प्रति अधिक था। उन्होंने उदारवादियों द्वारा अपनाए जा रहे निष्क्रिय और निष्प्रभावी साधनों की तुलना में सक्रिय और प्रभावशाली साधनों को अपनाने पर बल दिया और इसीलिए तिलक ने स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, निष्क्रिय प्रतिरोध को महत्वपूर्ण मानते हुए जो ब्रिटिश सरकार थी उस ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध राजनीतिक आंदोलन के साधनों के रूप में अपनाने पर जोर दिया। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो तिलक थे वो तिलक उदारवादियों के जो साधन थे उन साधनों का विरोध करते हैं। उदारवादियों में और जो उग्रवादी हैं उनमें सैद्धांतिक मतभेद बहुत ज़्यादा थे। उनके कार्य करने का जो तरीका था उस तरीके के आधार पर बहुत मतभेद थे और उन मतभेदों की वजह से जो उदारवादी हैं वो जो तिलक के साथ में सहमत नहीं थे। लेकिन तिलक का कहना ये था कि अनुनय विनय प्रार्थना के माध्यम से जो हमारे भारत का विकास हो रहा है या भारत में स्वराज्य का हस्तांतरण हो रहा है उस गति से तो ऐसा लगता है कि आने वाले कई वर्षों तक हमें स्वराज्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसीलिए तिलक ने स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और निष्क्रिय प्रतिरोध को जो ब्रिटिश सरकार थी उनके विरुद्ध अपनाने का निश्चय किया और उनके विरुद्ध
अपना करके भारतीयों को संगठित किया और भारतीयों को संगठित करके उन्होंने भारतीय जनमानस में स्वराज्य की भावना को कूट कूट के भरा। और जब उन्होंने स्वराज्य की भावना को कूट कूट कर भरा तो जनता उस आंदोलन से जुड़ती चली गई। और जब जनता उस आंदोलन से जुड़ती चली गई तो फिर एक दिन फाइनली ब्रिटिश सरकार को भी ये एहसास हो गया कि अब हम बहुत ज़्यादा समय तक भारतीयों को अपना गुलाम बना करके नहीं रख सकते। और हम ये कह सकते हैं कि तिलक के जो विचार थे, तिलक का जो कार्य करने का तरीका था, उसकी वजह से हमें आज़ादी प्राप्त हुई। इससे आगे के जो विचार हैं वो मैं आप लोगों को अगली क्लास में पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।